गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे, मम्मी पापा की बातें मानते होंगे और जो भी आपको टास्क्स मिल रहे हैं स्कूल से वो सारे के सारे टास्क्स कंप्लीट कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और वो टॉपिक था वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है क्यों कराया जाता है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया था। और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वो वीडियो देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ ही, वापस से मैं आपको समझा सकता हूँ। और रही बात स्कूल के खुलने की, तो अभी ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, जगह जगह पे चीज़ें खुलने लगी हैं, तो चांसेस हैं कि हमारा स्कूल भी बहुत थोड़े से ही टाइम में वापस से खुल जाएगा और नॉर्मली वर्क करेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा और आपको झेलना है और अब झेलोगे क्या, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे मुझे उम्मीद है, और साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीख रहे होगे। तो उसी को लास्ट लेक्चर में हमने जो अधूरा छोड़ा होता है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन योर चाइल्डहुड you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Obviously कुछ टीके तो आपको लगते ही लगते हैं, हो सकता है आपको अभी याद भी ना हो लेकिन लगता ही है, आज भी लगता है। जब मैं छोटा था तभी भी लगता था, आपके पापा जब छोटे थे तभी भी लगता था। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन तो होता ही होता है और ख़ास करके बच्चों को तो ज़रूर दिया जाता है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज? तो ये आपको एक ये टास्क करना है कि पता करना है कि बचपन में जब आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो या फिर इन्फेंट्स होते हो, तब आपको कौन कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। ठीक है, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि पापा जब मैं छोटा था तो मुझे कौन कौन से टीके लगे थे, कौन कौन से वैक्सीनेशन कराए गए थे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। क्यों एसेंशियल होता है? क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे ही बीमार बचपन में पड़ गए तो वो फिर हेल्दी कैसे रहेंगे, और हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग कैसे चल पाएगा। यही कारण है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसीलिए बच्चों को बचपन में ही स्वस्थ रखा जाता है, उनको सारी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनका। ठीक है, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं खास करके छोटे बच्चों के लिए वो नियर बाई हॉस्पिटल्स में होते हैं, और कई सारे वैक्सीन्स तो फ्री में ही मिलते हैं। ऑल्दो वो फ्री में नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको ख़रीदती है, और गवर्नमेंट जब उसको ख़रीदती है उसके बाद अपना पैसा वो लगा के आपको हेल्दी रखने के लिए आपको वो फ्री में प्रोवाइड करती है। तो सोचो गवर्नमेंट कितना सारा कुछ करती है। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को हिंदी में पल्स पोलियो अभियान भी बोलते हैं, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और पोलियो का अभी आज ऐसा हाल है कि पोलियो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में रह ही नहीं गया, इनफैक्ट पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट गायब हो चुका। कुछ कंट्रीज़ की अगर बात छोड़ दें, वो भी गिनती के कुछ 4-5 कंट्रीज़ होंगे, उनकी बात छोड़ें तो पूरी दुनिया से पोलियो गायब हो चुका है। पोलियो नाम की बीमारी अब रह ही नहीं गई है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि पूरे के पूरे दुनिया के सारे लोगों को जो है ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसके बाद ये डिजीज़ कहीं पे बचा ही नहीं। इनको इतनी बुरी तरीके से हराया गया कि कहीं पे भी एक भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचा होगा जो कि पोलियो कॉज करता हो। ठीक है, ऑब्वियसली वैसे पोलियो वायरस का ही नाम है। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने पूरे के पूरे दुनिया के सारे लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया पोलियो से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। एक तरीके का वैक्सीन है। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन वैसे भी बोलते हैं, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये एक तरीके का वैक्सीन है, ये एंटीबायोटिक्स नहीं है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. ऐसे ही जैसे पोलियो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, these days vaccines are made on a large scale for microorganisms to protect humans from microorganisms
टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंसानों को टीकाकरण कराना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इस तरह के वैक्सीन की डिमांड। तो जितना ज़्यादा डिमांड उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में इनको बनाना पड़ेगा। तो उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में, जितना ही ज़्यादा हमें माइक्रोब्स मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनेगा। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि हम एक ही बार में ढेर ढेर सारे वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो ऑल थैंक्स टू द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आइडिया था इसके बारे में, और अब वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात आपको ये समझ में आ गया कि कैसे वैक्सीनेशन काम करता है। वैक्सीनेशन कराने से हमारा बॉडी ऐसा क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हमारा बॉडी किसी भी तरह के डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स से लड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का मेडिकल फील्ड में जाने का बचपन से ही शौक़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ही इतना इंटरेस्टिंग है। बाकी अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के पीछे भी माइक्रोब्स का रोल हो सकता है। इसको हमने हल्का सा ब्रीफ में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। अगर हम इस लाइन को पढ़ें तो इसके पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि पहली बात तो ये कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पेड़ पौधों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाया जाता है। सोचो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद भी पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो फिर पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? ज़मीन के थ्रू लेते हैं। ज़मीन के थ्रू किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन के फॉर्म में ना लेके नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। कौन से फॉर्म में? नाइट्रेट, NITRATE। तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अब जब एटमॉस्फेयर में से मिट्टी में नाइट्रोजन जाएगा तो अपने आप से नाइट्रेट के फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ ऐसे एल्गी हैं जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, ठीक है, नाइट्रोजन का अमाउंट है वो सॉइल में इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उससे हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? ऐसे माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सॉइल में। इस तरह के माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ऑब्वियसली ग्रीन कलर का ही कुछ होगा, और इन जनरल एल्गी जो होती हैं वो ग्रीन कलर की ही पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरे वाले पिक्चर में थोड़ा सा ये ब्लू कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है, कह रहा है टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, मार्क देम A एंड B। तो 2 पॉट्स लेने हैं और दोनों में आधा आधा हाइट तक सॉइल भरना है, और दोनों का नाम, दोनों के ऊपर दोनों को कुछ नाम दे देना है। एक के ऊपर A चिपका देना, दूसरे के ऊपर B चिपका देना है। ठीक है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट B। तो क्या कह रहा है? पॉट A में कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट आपको डालना है। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे सब्ज़ी का छिलका हो गया, और सब्ज़ी घर में कुछ बच गया तो उसको डाल दिया, पेड़ पौधों के जो पत्ते हो गए वो वहाँ पे डाल दिया। इस तरह की चीज़ें आपको प्लांट वेस्ट डालने हैं। और दूसरे वाले गमले में क्या डालना है? पॉलीथीन बैग डाल दो, साथ में एम्प्टी ग्लास बॉटल्स डाल दो, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज डाल दो। इस तरह की चीज़ें दूसरे वाले पॉट में डालना है। पुट द पॉट्स असाइड, दोनों पॉट्स को साइड में रख देना है।
ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3-4 वीक के बाद में आपको दोनों ही पॉट को देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। ऑब्वियसली आपको इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा कि दोनों पॉट्स में डिफरेंस क्या आएगा। एक में काला काला कुछ पैचेस ऊपर आके चिपक गए होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो पाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो उसके साथ में कुछ कर रहे थे, उसको खा रहे थे। लेकिन जो प्लास्टिक था जिसमें कांच के बॉटल थे, उसके अंदर कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ मिल ही नहीं रहा था खाने को। कह रहा है कि यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो चुका है। हाउ कुड दिस हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे, जिनको माइक्रोब्स बोला जाता है, उन्होंने इनको मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज किए गए इस प्रोसेस के थ्रू, उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, bottles and broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. क्यों नहीं किया इन्होंने, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि अगर वो प्लास्टिक को खा ही नहीं पाएंगे तो वो आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, जब वो खा ही नहीं पाएंगे तो वो रिलीज़ कुछ कैसे करेंगे। तो यही कारण है कि जिस गमले के अंदर आपने प्लास्टिक बॉटल्स डाले थे, कांच के ब्रोकन ग्लासेस डाले हुए थे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं देखोगे। और इस तरह की चीज़ें हमारे सॉइल को अलग से नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे माइक्रोब्स हमारे जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या होते हैं, उनमें से एक सबसे ज़्यादा तो फेमस यही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा राइजोबियम करके एक है। राइजोबियम भी आपको अगर याद करना हो तो याद कर लो। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।